नमस्कार मित्रों, आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं जो बहुत सारे लोगों ने, आज अच्छी तिथि है, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत बार मोबाइल नंबर से बात करते हैं लोग, पर मैं बता नहीं पाता हूं। कई किताबों के बारे में पूछते हैं, कोई कुछ पूछता है। तो मैं जो बड़ी अच्छी बात है कि जवान जो लोग हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं आयुर्वेद में, वो किताबों के बारे में पूछते हैं। तो किताबों के बारे में मैं आपको बता दूं, आज भी पुरातन विज्ञान की हमारी सनातनी आयुर्वेद सभ्यता आज की नहीं है, बहुत बहुत पुरानी है। और इस संबंध में हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा, भागवत जी ने भी आज कहा कि हमको आयुर्वेद के ऊपर आना पड़ेगा, हमारी पुरातन सनातन आयुर्वेद को संभालना पड़ेगा, जो आगे भी काम आता रहेगा। किन्हीं कारणों से आयुर्वेद को जैसा नालंदा जला दिया, उसके बाद से हमारी धर्म संस्कृति पे बहुत ज़्यादा कुठाराघात हुए हैं, जिसकी वजह से नालंदा जल गया। 3 साल तक जलता रहा, पर पता नहीं कितनी किताबें, अमूल्य किताबें जल के नष्ट हो गई। धन्वंतरी के दादा, हमारे दादा के पास आते थे, उनका कहना था, उनका लिखित भी एक संदेश है कि जो ब्रिटिशर्स आज भुगत रहे हैं, कोरोना से हज़ारों लोग मर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको किताबें छापने के लिए धन्वंतरी अलीगढ़ प्रेस को कागज़ भी देना बंद कर दिया था। देखिए कितनी गंभीर बात है, ये सोचनीय बात है कि जब क्यों बंद किया होगा, क्योंकि आयुर्वेद में दम होगी इसलिए तो बंद किया होगा, ऐसे ही नहीं बंद किया होगा। इनके सबके बृहद कारण नालंदा ऐसे ही नहीं जला दिया होगा। नालंदा इसलिए जला दिया होगा कि उस समय इसका वास्तव में बहुत प्रचार प्रसार था, और नागार्जुन जैसे इसके वाइस चांसलर थे। तो आप सोच लीजिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है, जानने की चीज़ है हमारी। मैं आज इसलिए यहाँ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद को गौड़ मान लिया गया। विगत 1400 वर्षों में आयुर्वेद को एक किनारे कर दिया गया एलोपैथिक को बढ़ाने के लिए। ये साजिश है, क्योंकि इसमें दम है, इसलिए इसको नष्ट करने की पूरी कोशिश की। पर भगवान की कृपा ऐसी कि कहीं ना कोई भारतवर्ष में आते रहे और उनके कुछ ग्रंथ पढ़ते रहे, मिलते रहे। बाबा रामदेव भी इसमें एक बड़े हमारे पूजनीय हैं, और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है और आयुर्वेद की तरफ भी ध्यान दिया है। बीमारियां तो ऐसी आती रहेंगी, पर आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि निरोग काया रखती है वो। आप देखिए, आदिवासी किसी को भी कोई कोरोना ने नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा भाई? ये रिसर्च का विषय है। आप धार, झाबुआ, अलीराजपुर से लगा दिए, उधर कोंकण, गोवा से चालू करिए, तो इधर जगदलपुर, बस्तर एक कोने तक, उधर आप चले जाइए ऊपर कश्मीर के ऊपर, हिमाचल तक, सब जगह चारों तरफ आदिवासी है, उनको तो नहीं पकड़ा। जो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे उनको इस रोग ने पकड़ा। बड़ा अच्छा हो, भारतवर्ष ने धूम्रपान के ऊपर बहुत रोक लगाई। इसकी वजह भी एक बहुत अच्छी कारण है कि धूम्रपान पे निषेध लगाने से भी आज बहुत सारे लोग इस कोरोना महामारी से बचे हैं। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बहुत सारे तथ्य छुपे हुए हैं जो आज समझ नहीं आ रहे हैं, पर धीरे धीरे उजागर होंगे। तो हमको हमारा जैसे पहले जीवन था वैसे ही आ गया। आज दाल रोटी बोलते थे, दाल रोटी पे वापस जीवन आ गया है, पंखा आ गया है, सब भूल गए, एसी कूलर। तो हमको वापस घूमना ही पड़ता है। ये चक्र है, ये समय चक्र है, समय चक्र पे वापस उसी जगह पर आना पड़ता है। बाहर निकलने का कोई रास्ता इसमें है नहीं। तो आयुर्वेद के संबंध में जो हमारे आदिवासी थे, अब उस पर लोग सोचने लग गए, वो बेचारे, हमने क्या करा, ज्वार खाना छोड़ दिया, मक्का खाना छोड़ दिया, बाजरा खाना छोड़ दिया, है ना। इस तरह की जो जंगलों में चीज़ मिलती थी, कुल्थी, हम भूल गए। इस तरह की चीज़ें जब हम भूल गए, वो लोग बराबर खाते रहे, तो आज वो लोग सुरक्षित हैं। दाल रोटी खाते रहे, बढ़िया चटनी रोटी खाते रहे, और आज सुरक्षित है। और थोड़ा बहुत अपना आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, साजा, बीजा, हल्दू, शीशम, इनका काढ़ा पीते रहे तो वो सुरक्षित हैं। ये बड़ा रिसर्च का विषय है, छोटी मोटी बात नहीं है मित्रों। इस पर आगे सोचने को भारत सरकार को मजबूर होना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम पहले कंडे जलाते थे घर में, कंडे का धुआं करते थे, गाय के कंडे के धुएं से, उससे भी बहुत सारे रोग निरोधक क्षमता होती हुई। उसमें जो एक विज्ञान ही है उसका, अग्निहोत्र विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान। आयुर्वेद सनातनी बड़ा विज्ञान है, इसको समझने में कई जन्म लगते हैं। रस विज्ञान है, इसको रस विज्ञान बोला जाता है। आयुर्वेद विज्ञान है, और ये अग्निहोत्र एक विज्ञान है।
इस पे काम करने की आगे आवश्यकता है। दूसरी बात, आजकल लोग भूल गए गोबर में हाथ लगाना भी नहीं चाहता, कोई बास आती है उनको, गौमूत्र में बास आने लग गई, अब वही चीज़ फिर वापस आ गई। तो ये सब गुड़ हम भूल गए। गुड़ में गंधक होता है मित्रों। शक्कर हम खाने लग गए, गुड़ की चाय किसी को दे दो आज के ज़माने में तो बोलेगा अरे ये तो बड़ा पिछड़े लोग हैं, गुड़ की चाय पीते हैं। गुड़ में होता गंधक और पाचन शक्ति को बहुत बढ़ाती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है। मैं बताऊं, केरल में जो ताड़ गुड़ बनता है पेट रोग की सबसे बढ़िया औषधि है वो। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज भूल गए, उनको हमको फिर से पकड़ना पड़ेगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जो मेरे पास कई फ़ोन आते हैं, यंगस्टर्स सीखना चाहते हैं, बोलते समय दे दो। मैं बताता हूँ देखो यार, समय मेरे पास बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। तो आप वेंकटेश प्रेस पूना, स्टीम प्रेस वेंकटेश पूना आप इंटरनेट पर डालेंगे आ जाएगा। एक ऐसी प्रेस है जो 200-250 सालों से पुरानी किताबों को बचाए हुए है, और उस आप इंटरनेट पर डालेंगे तो आपको उनकी पूरी किताबों की लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से आप चाहो तो चरक संहिता ले सकते हो, रसराज विज्ञान ले सकते हो, शंकरधर संहिता ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है वो। परंतु उनमें दिक्कत क्या है, फ़ोटो नहीं है। तो फ़ोटो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोटो के लिए आपको रामदेव बाबा की 2 प्रथम और द्वितीय खंड निकले, उसमें फ़ोटो है, वहाँ से फ़ोटो ले लीजिए। उन्होंने भी काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, और औषधि बनाने की पूरी बातें जो है शंकरधर संहिता में मिल जाएंगी, वैज्यष्ट रत्नावली में मिल जाएगी। जो भी चाहें आप ले लें और उससे सीखिए। रसराज महादति बहुत अच्छी किताब है, उसमें भी छोटे छोटे फार्मूले दिए हैं, वो देख लें। और बरसात जैसी चालू होती, बरसात के पहले मई जून से चालू हो जाता कंद का निकलना, आपको उन किताबों से पढ़ना पड़ेगा, उनकी किताब को लेके आपको जंगल जाना पड़ेगा। आपके घर के आसपास ही बहुत सारी औषधियाँ हैं, उनको देखिए, सीखिए, फ़ोटो मिलाइए। हालांकि बड़ी बड़ी आप 50-100 औषधि भी सीख लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत भारतवर्ष के लिए अच्छा कल्याण की बात हो जाएगी। कुछ औषधि ऐसी हैं जो अपने आप में, जैसे बरगद, गूलर, पीपल, नीम, सिरस, है ना, आम, जामुन, अपमार्ग, ये साधारणतः औषधि कही जाती है, पर इनमें असार दिव्य गुण भरे पड़े हैं। अकाव, आपका पलाश, ये सब औषधियाँ बहुत काम की चीज़ें। इतने ही सीख लो आप सेमल, तो आप आयुर्वेदाचार्य बन जाओगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि मैंने बहुत अध्ययन किया है मित्रों, पूरा जीवन मैंने इसी में लगा दिया है अपना। और मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, मेरा ये सब आयुर्वेद का पूरा सब रखा हुआ है, ये सब आयुर्वेद। मैं पूरी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पर ही काम करता हूँ, चाहे कितने भी मुझे। ये मेरी दूरबीन रखी हुई है, इसके अंदर पूरा रस विज्ञान रखा हुआ है, सोमल रखा हुआ है, हिंगुल रखा हुआ है, सब चीज़ें इसमें रखी हुई है। इस दूरबीन से मैं पहाड़ पे चढ़ के देखता हूँ कहाँ कौन सी औषधि, फिर वहाँ तक पहुँचता हूँ। मेहनत तो करना पड़ेगा मित्रों, अगर आप जंगल नहीं जाएंगे तो फिर आयुर्वेद किताबों से नहीं सीखा जा सकता। किताब तो आपको मार्गदर्शन करेगी, पर मेहनत आपको करना पड़ेगी। ये पीले वस्तुओं में पांडुलिपियाँ हैं, ये सब मेरे पास पुरातन शास्त्र में सतत अध्ययन करता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, नहीं तो आप भूल जाएंगे। किसी भी डॉक्टर को, किसी भी आयुर्वेदाचार्य को पढ़ते ही रहे। हमारे गुरुजी भी सतत पढ़ते रहते थे, जो हमारे पूर्वज दादाजी लोग थे। ये देखिए, सब औषधियाँ यहाँ रखी हुई हैं। मैं कोई भी चीज़ बिल्कुल शुद्ध वन औषधियाँ ला के ही, ये ऊपर सब पीली उसमें तेल रखे हुए हैं, ये सब पूरी औषधियाँ रखी हुई हैं अलग अलग, फिर इनसे मिला के औषधि देता हूँ। इसलिए मेरी दवाइयाँ, औषधियाँ बिल्कुल सटीक लगती हैं, ये उसका कारण है। आपको भी इस तरह से सब करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा आज आपको अक्षय तृतीया एक अच्छी तिथि है, इस पर कोई भी चीज़ अक्षय है ये तिथि, इसलिए मैंने कहा, कई लोगों के प्रश्न थे, बहुत सारे लोग पूछते थे, तो मैंने कहा आज आपको सब बता दूं। इस तरह से आप अलग अलग रखिए। गर्मी के टाइम में इनको एक बार सुखाना पड़ता है, इनके सब लाने के अलग अलग समय है। जैसे ही पानी गिरेगा उसके पहले कंद आ जाएगा, कंद के बाद आपको थोड़ा पानी गिर गया तो घास प्रकृति की, जैसे आपको जो शुरू में कंद आएंगे, हथकंद आएंगे, और मूसली आएगी, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, सफ़ेद प्याज, लाल प्याज, ऐसे बहुत सारे कंद आएंगे। तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जैसी एक बारिश थोड़ी तेज़ हो गई तो फिर वो नहीं मिलेंगे। फिर घास वाली औषधियाँ आ जाएंगी, जैसे रुद्रवंती आ जाएगी और शिप्रा बूटी आ जाएंगी, इस तरह की बूटियाँ आएंगी। आपका ये आ जाएगी, आपका ब्रह्मी, शंखपुष्पी,
बच, ये देखना पड़ेगी। इसके बाद झाड़ी नुमा औषधि आ जाएंगी। झाड़ी नुमा औषधि में आपका अपमार्ग आ जाएगा, सरपोंगा आ जाएगा, भृंगराज आ जाएगा, ये सब देखना पड़ेगा। इसके बाद बेलाएँ आ जाएंगी, मालकांगनी आ जाएगी। उसके बाद एक फिर बड़ी जो और बड़ी थोड़ी पौधे की जाने साजा साजा हल्दू शीशम बीजा ये लेना। ऐसा पूरा साल भर का एक तंत्र है, ये एक सिस्टम है प्रकृति का। तो हमको प्रकृति के करीब जाना चाहिए, प्रकृति को देखना चाहिए, प्रकृति को समझना चाहिए। बहुत सारी योजनाओं में हमने बहुत सारे जंगल काट दिए। तो आज अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा, मुझे जंगल से बहुत प्रेम है मित्रों, इसमें कोई दो मत नहीं है। भगवान के आशीर्वाद से मुझे जंगल की नौकरी मिली, तो मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ, प्रभु को, जंगल विभाग को, जंगल को और नदी नाले सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि इतना मुझे सामर्थ्यवान बनाया इसी के कारण। नहीं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। आपको जंगल जाना पड़ेगा, प्रकृति से प्रेम करना, और आनंद आएगा। परिवार सहित जाइए, बहुत आनंद आएगा। और मैं सत्य बताता हूँ, जब आप कोई औषधि खोदते हैं, आप करके देखना, और जब आपको मिल जाए तो इतनी प्रसन्नता हृदय में होती है कि आपको अगर 1 करोड़ रुपए भी मिल जाए तो वो प्रसन्नता नहीं होगी जो एक पौधा प्राप्त करने पर होती है। आप करके अनुभव देखिए इसको, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, ऐसा लगता है कि परमात्मा ने बहुत बड़ी चीज़ दे दी। तो ये जड़ी बूटियों का अध्ययन आप करिए, सीखिए और देश को आगे बढ़ाइए मित्रों। आगे भविष्य इसी में है। हम देख रहे हैं कोरोना का अभी तक हमको कुछ पता भी नहीं चल सका, कैसे बना, क्या बना, नाना प्रकार के विचार व्यक्त हो रहे हैं। परंतु हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इन आयुर्वेदिक की औषधियों को हम थोड़ा थोड़ा खाते रहें तो बढ़ती रहती। फिर इस तरह की चीज़ें हम पे प्रभावशील नहीं हो पाती है। जो शासन के निर्देश हैं उनका तो हमको भरसक अक्षय से पालन करना ही है, परंतु उसके अलावा भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, साजा हल्दू सीसा बीजम बीजा, इनका भी हम अगर प्रयोग करते रहें तो हमारे जितने भी रोग हैं वो शरीर में पनपते। रोग ऐसे ही नहीं आता, कमज़ोर आदमी को हर आदमी दबाता है, कमज़ोर राजा को शक्तिवान राजा हरा देता है। इसी प्रकार से अगर हम अपने थोड़े दैनिक जीवन में इन सब चीज़ों का उपयोग करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और इस तरह की महामारी में हमारा बचाव हो सकेगा। वैसे ही भारतवर्ष के में बचाव जो हुआ, पहले भी स्वार्स से हुआ, स्वाइन फ्लू से हुआ, चीन में एक भी भारतीय को नहीं हुआ। इसका कारण ये जो हम मसाला सब्जी भाजी में जो कुछ तेज पान, लेंडी पीपल, अजवाइन, हींग, हल्दी को छुड़ाने के लिए पुष्पवर्धन साहब को अमेरिका जाना पड़ा। $75,000 लग गए 1 मिनट में, 10 मिनट के लिए। मैं गया था लखनऊ उनके पास मिलने, और देहरादून भी गया था जहाँ मुझे भारतवर्ष की तरफ से बुलाया गया था आयुर्वेद के कार्यशाला में। वहाँ उनका भाषण सुना तो आश्चर्यचकित हो गया मैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे भारतवर्ष में हैं, इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने का, अध्ययन करने की आवश्यकता है। आप अध्ययन करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी मित्रों, और हमारे देश को अब यशस्वी बनाएंगे। हमारी पुरातन आयुर्वेदिक संस्था का फिर से जन्म होगा। ये सब कारण शायद वही है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी बिना कारण के होता नहीं। कोई जो भी घटना होती है कुछ अच्छाई के लिए घटित होती है मित्रों। तो यहाँ ये देख लें मित्रों, मैं आप लोगों को ACF फॉरेस्ट पंडित अखिल शुक्ल पुनः प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतने प्रश्न पूछे तो उनका मैं उत्तर आपको आज दे सका। अगर आप ये सब प्रयास करेंगे तो आप भी बहुत अच्छे आयुर्वेद के ज्ञाता हो जाएंगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है मित्रों, ये देख लीजिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरा बचपन से ही लगाव था आयुर्वेद पे मित्रों। मैं तो MSc करने भी गया था, MSc भी की बॉटनी, पर मैंने सोचा इसमें कोई मतलब नहीं। फिर बनारस से मैंने, कई लोग पूछते हैं तो मैं बता दूं, मैंने बनारस से आयुर्वेद विशारद का 3 भाग पास किए हैं अच्छे से और सीखा। और सबसे बड़ी बात है 39 साल जो जंगलों में भटका उसका परिणाम है ये, क्योंकि चरकने के पास कोई डिग्री नहीं थी। सुश्रुत संहिता जिनने लिखी, सुश्रुत के पास कोई डिग्री नहीं थी। धन्वंतरी के पास कोई डिग्री नहीं थी। हमारे नागार्जुन तो बेचारे किसी गरीब ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। इतने बड़े बड़े लोग हुए बिना पढ़े लिखे। डिग्री से कुछ नहीं होता, आपको वास्तविक ज़मीन का ज्ञान होना आवश्यक है। डिग्रीधारी तो बड़े बड़े घूम रहे हैं पर कोई मतलब नहीं है।
वास्तविक ज़मीन का ज्ञान जो है वो वास्तव में हमारे को भी कुछ नहीं है, जो आदिवासियों को पढ़े लिखे नहीं है, पर जो ज्ञान मैंने उनसे प्राप्त किया, जो ज्ञान उनके पास है वो किसी के पास नहीं। संताल, आदिवासी, कोरकू, भील, बिलाला, इनसे आप दोस्ती करिए। इनके पास जो वृहद ज्ञान है, मैं सत्य फिर से बोल रहा हूँ, आज अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल सत्य वचन है ये। उनके पास जो ज्ञान है बिना किताब का, अद्वितीय है। बाकी उनके आगे जितनी एमडी और ये सब जो आयुर्वेद की डिग्रियाँ हैं, सब बिल्कुल बेकार है। हमने उन डिग्रियों को मान्यता दी, वास्तविक ज्ञानी आदमी की हमने कभी पूजा नहीं, कभी उनको पूछा नहीं, कभी उनको हमने जो उनका स्थान है वो स्थान पे हमने उनको कभी रखा नहीं। इसके कारण हमारा थोड़ा आयुर्वेद पिछड़ गया है। तो मैं निवेदन करूँगा, जो भी अच्छे लोग देख रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं, भारत सरकार देखे इसको, और एक बार उन लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने का कोई माध्यम बनाए, ताकि हमारे जो बहुत सारे, कंद के ऊपर कोई किताब नहीं है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई। तामिया में बहुत सारे लोग आते थे, छिंदवाड़ा में विदेश से लोग आते थे, जर्मनी, फ्रांस, जापान के लोग आते थे, ढूंढते थे औषधि उनके साथ। तो बाहर के लोग इस ज्ञान को ले जा रहे हैं, और हमारे पास जो वास्तविक ज्ञान है वो आज इसलिए ख़त्म हो रहा है कि हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मैं एक बार फिर से पुनः आपको नमस्कार करता हूँ मित्रों। पंडित अखिल शुक्ल, एसीएफ फॉरेस्ट, और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज अक्षय तृतीया पे जितने भी मेरे देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। सबके अंदर बैठी आत्मा को नमन करता हूँ। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इसी तरह आयुर्वेद को बढ़ाए, जो यंग इंडिया है वो सब सीखें और अच्छा देश को स्वस्थ रखें, और इस तरह की जब भी महामारी आए उसमें हमारा योगदान प्रदान करें। नमस्कार मित्रों।